हिमांशु, गुड मॉर्निंग। अंकिता, अंशिका, बरखा, भावना, फरहीन, हर्षिता, कनिका, कुमार, पूजा, प्रशांत, प्रियम, रैनी, समीर, शिवानी, श्लोक, विधि, जोबिया। Good गुड morning, मॉर्निंग। sir. Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। सो अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या हुआ, सारे लोग म्यूट हो गए? जेनेटिक्स के करंट टॉपिक के अलावा रिवीजन रिवीजन कैसे कर रहे हो या कर भी नहीं रहे हो? नहीं हो रहा किसी का कोई रिवीजन? कर रहे हैं सर रिवीजन। कर रहे हो? Yes, sir. कर रहे हैं। यस सर, हो रहा है, टेस्ट के थ्रू हो रहा है। टेस्ट के थ्रू हो रहा है, चलो अच्छा है। रिवाइज करते रहिएगा। सो हमने कल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किया था, उसी में एक छोटा सा और बचा हुआ है जो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है ना? दोनों ही जीन म्यूटेशन के टाइप है। ये आपके सामने फ्रेम शिफ्ट है जहां से कल की क्लास को छोड़ा था। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एडिशन यानी इंसर्शन या डिलीशन कर दे या उसको रिमूव कर दे, जो भी लैंग्वेज में दिया हो, उसकी वजह से जिस पॉइंट पे आप एडिशन या इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे, उसके आगे का जो रीडिंग फ्रेम होता है, जो कोडॉन का आप प्रॉपर रीडिंग फ्रेम बनाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है एज पर नेक्स्ट चैप्टर, तो वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई से हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का नाम दे दिया जाए। अब इसी में एक तरीका ये हो सकता है कि हम जो न्यूक्लियोटाइड है उसको इंसर्ट ना करें या उसको हम वहां से डिलीट ना करें। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ऑल्टरेशन कुछ ऐसे करें कि न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ बदल दिया जाए, सिर्फ रिप्लेसमेंट हो और कुछ नहीं। एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाए तो चेंज आएगा, लेकिन केवल उस न्यूक्लियोटाइड में आएगा, आगे कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में इस कैपिटल टी में अगर आप कैपिटल टी की जगह कैपिटल ए लिख दें तो केवल यही तो चेंज होगा, जी सी जी टी की जगह सी जी ए हो जाएगा, बस। यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, पहले भी कोई चेंज नहीं होगा। जबकि अगर फ्रेम शिफ्ट है तो आगे का सारा बदल जाएगा। तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है तो वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन, है ना? तो पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन अलग अलग है। इसी पॉइंट म्यूटेशन में जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया का पढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फिर आगे की चीजों को देखते हैं। सो सेकंड हमारा है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या रहता है? चेंज और रिप्लेसमेंट। चेंज में चेंज कैसा करेंगे? देयर इज रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल बेस और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, उसी से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है इन ए जीन। किसी भी जीन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। अब इसमें आप समझो कि ये दो टाइप का है। थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। बेस हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में उसकी जगह पे आप यूरेसिल पढ़ते हैं, और वही शुगर जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फेट जोड़ दोगे तो उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो एनी हाउ आप अभी एडेनिन ही मान लीजिए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस डीएनए में होते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन दो टाइप का हो सकता है। कौन से दो टाइप कहलाते हैं? एक होता है ट्रांजिशन
और एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है? ट्रांजिशन में एक प्यूरिन का रिप्लेसमेंट एक प्यूरिन से होगा, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, या पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? AG। ए और जी, है ना? और पायरिमिडीन CT। सीटी, है ना? तो आप ए की जगह जी ला सकते हो या जी की जगह ए ला सकते हो, है ना? तो प्यूरिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन हो गया, या फिर सी की जगह टी ला सकते हो या टी की जगह सी ला सकते हो, तो आपका पायरिमिडीन इज रिप्लेस बाय पायरिमिडीन हो गया। तो ये ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है? ट्रांसवर्जन में आप नाम से समझ जाओगे, प्यूरिन को पायरिमिडीन से रिप्लेस करना है। प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन। प्यूरिन हमारे पास दो है, यानी एडेनिन की जगह आप साइटोसिन ले आओ या एडेनिन की जगह थाइमिन ले आओ। ऐसे ग्वानिन की जगह साइटोसिन ले आओ या ग्वानिन की जगह थाइमिन ले आओ। तो एक प्यूरिन से एक पायरिमिडीन को रिप्लेस करोगे तो ट्रांसवर्जन कहलाता है, और एक प्यूरिन से प्यूरिन या पायरिमिडीन से पायरिमिडीन करोगे तो वो कहलाएगा ट्रांजिशन, है ना? ट्रांजिशन में सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड है इन टर्म्स ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे तो ये मैंने लिख ही दिया, प्यूरिन हमारे पास कोई भी एक, एडेनिन जैसे मैंने बताया, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अभी इस चीज को अगर बना दूं तो ऐसे समझ लीजिए कि एडेनिन है, एडेनिन की जगह आप मान लीजिए ग्वानिन ले आए या ग्वानिन की जगह एडेनिन ले आए। ये लिखा है ए की जगह जी या जी की जगह ए, तो ये क्या बन गया? ट्रांजिशन। इसी तरीके से अगर आप साइटोसिन की जगह थाइमीन ले आए या थाइमीन की जगह साइटोसिन ले आए तो भी क्या बन जाएगा? ट्रांजिशन। तो ये सारे क्या बन गए आपके पास? ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन कैसे बनेंगे? ट्रांसवर्जन बनाने के लिए आप ये इमेजिन कर लीजिए कि प्यूरिन से पायरिमिडीन को बदलना है। तो प्यूरिन मान लीजिए एडेनिन है हमारे पास, तो आप एडेनिन की जगह क्या कर सकते हैं? साइटोसिन, या साइटोसिन की जगह क्या आ सकता है? एडेनिन। ऐसे ही एडेनिन की जगह क्या बना सकते हो? थाइमीन। थाइमीन की जगह क्या ला सकते हो? एडेनिन। ऐसे गोनिन भी एक प्यूरिन है, तो उसके हिसाब से इसकी जगह पायरिमिडीन टी आ सकता है, इसकी जगह जी आ सकता है, ऐसे ही जी की जगह सी आ सकता है, और सी की जगह जो है वो जी आ सकता है। तो जो रेड वाले हैं वो ट्रांजिशन है, और जो ब्लू वाले हैं वो ट्रांस ट्रांजिशन ब्लू वाले, ट्रांसवर्जन रेड। मर्जी है, आपके समझने के हिसाब से बना दिया, जैसे आप समझ जाए। ये ज्यादा सिंपल लैंग्वेज आपको लगेगी, प्यूरिन पैरामिडीन सबको पता हो। Now, इसमें एक एग्जाम्पल आपकी बुक में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, एंड दैट एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अगर आपसे पूछा जाए कि किसका एग्जाम्पल है, तो आप सिंपली बोलोगे कि म्यूटेशन से होता है। फिर अगर मैं म्यूटेशन में भी आपको ऑप्शन दे दूं कि वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, जीनोमैटिक म्यूटेशन है, या जीन म्यूटेशन है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि सिकल सेल एनीमिया जीन म्यूटेशन। फिर अगर ऑप्शन ऐसे दिए हो कि सिकल सेल एनीमिया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है या पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, तो एग्जैक्टली किसका एग्जाम्पल है? ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अगर आप उसको जीन लेवल पे पढ़ोगे तो वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। इससे पहले भी सिकल सेल एनीमिया हम कई बार पढ़ चुके हैं। आपने सिकल सेल एनीमिया के कैरियर को पढ़ा था कोडोमिनेंस में, फिर सिकल सेल एनीमिया को आपने पढ़ा था लीथल जीन्स में भी, है ना, क्योंकि वहां पे भी डेथ कॉज हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया को आपको मैंने प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ाया है कि मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स आते हैं। सिकल सेल एनीमिया को आप यहाँ भी देख रहे हो कि वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल। और अभी एक जगह और पढ़ेंगे, तो मैंने बोला था कि सिकल सेल एनीमिया अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ फिट होगा।
क्या एग्जाम्पल था यहाँ पे? एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। नमस्ते बेटा अभिषेक। सो सिकल सेल एनीमिया में आप, आपकी बुक में तो आरबीसी का शेप बना हुआ है। सिकल सेल में आरबीसी का जो शेप है वो सिकल हो जाता है ना, हंसिए के जैसा। हंसिया, आई होप अगर हिंदी में आप समझते हैं तो, और नहीं तो सिकल वर्ड तो याद करना ही पड़ेगा। तो आरबीसी का जो शेप है वो सिकल के जैसा हो जाएगा, हंसिए के जैसा हो जाएगा। अब होगा क्यों? इसके लिए जो रीजन है वो पॉइंट म्यूटेशन का रीजन है। अगर आप बुक में देखेंगे होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में, कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होता है ना? हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा है कि दो चेन होती है, दो तो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है ना? दोनों के बीच में एक आयरन होगा, हीम। इनसे पूरा हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन किस टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर को शो करता है? बताओ, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा हो। हीमोग्लोबिन सर एंजाइम 4 डिग्री क्वाटनरी क्वाटरनरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हाँ ठीक है। सो हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी लेवल ऑफ प्रोटीन को शो करता है, तो इट्स अ प्रोटीन। अब प्रोटीन है, अल्फा चेन की प्रोटीन अलग है, बीटा चेन की अलग है, और ये तो आयरन एक मेटल आयन। हीम इसकी वजह से ग्लोबुलर नेचर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर है, इसलिए हीमोग्लोबिन नाम दिया गया। तो अल्फा और बीटा दो चेन है, इनके लिए दो अलग अलग जीन होते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोटीन होती है। तो बीटा चेन को बनाने वाली जो जीन है उसमें छठे नंबर पे उससे जब पॉलीपेप्टाइड बनेगा तो सिक्स पोजीशन पे अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाए, केवल एक अमाइनो एसिड का चेंज होगा, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह क्या बन जाएगा? सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। जैसे आपकी बुक में एक एमआरएनए बना हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम लोगे तो एक एमआरएनए आपके पास है। एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाते हैं। तो आपने एक एमआरएनए बनाया हुआ है, इस एमआरएनए में कहीं पे लिखा हुआ है GAG। एमआरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोडॉन। तो एमआरएनए पे ये क्या है? कोडॉन। अगले चैप्टर के साथ, अब ये कोडॉन जब कोड होगा, मतलब जब यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पे प्रोटीन बन जाएगी। प्रोटीन कौन सी है? ये बीटा चेन की बात कर रहे हैं तो इसे हो जाता है बीटा ग्लोबिन। ये बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़ दो, छठे नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा? GLU। GLU स्टैंड फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो सिक्स नंबर पे जो अमाइनो एसिड आ रहा है वो क्या है? ये सिक्स पोजीशन है। ये छठा अमाइनो एसिड जो आएगा बीटा चेन का वो आएगा ग्लूटामिक एसिड। अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हीमोग्लोबिन। जो नॉर्मल आरबीसी में है। नॉर्मल आरबीसी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन। आप चाहे तो ये एमआरएनए लिखा है तो एमआरएनए का उल्टा आप यहाँ पे डीएनए बना सकते हो, एनसीईआरटी में बना हुआ है। और वैसे भी अगले चैप्टर में हम इसे दोबारा पढ़ेंगे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे डीएनए बना हुआ है, एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आप यहाँ पे डीएनए भी बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें ये जो सिक्स पोजीशन पे GAG है, अगर हम क्या करें, इस ए की जगह पे चेंज कर दें, कैसे करेंगे? लाइक ये हमारा एमआरएनए, अगेन ये दूसरा है, ये भी एक एमआरएनए। एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखा जाता है। यहाँ पे भी सिक्स पोजीशन पे क्या है? अब GAG की जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया है? GUG कर दिया गया है ना? ए की जगह क्या ले आए हैं? यू। यूरेसिल आएगा क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो, है ना? थाइमीन नहीं आएगा यहाँ पे, आरएनए के अंदर यूरेसिल आता है थाइमीन की जगह। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? GUG कर दिया, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दिया। अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस कर दोगे तो जब इससे बीटा ग्लोबिन बनेगा तो यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे जो आएगा वो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा? वैलीन। VAL, वैलीन आ जाएगा। और अगर ये हुआ तो ये कहलाता है सिकल सेल
ग्लोबिन, जैसे आप लिखते हो HbS, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये कहलाता है HbA। अगर ऐसा हीमोग्लोबिन होगा तो आरबीसी कैसी हो जाएंगी? सिकल शेप्ड आरबीसी। और यहां से जो डिजीज होगी वो कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। तो केवल एक चेंज हुआ है, एक एडेनिन की जगह एक यूरेसिल आया, फिक्स है 6th पोजीशन इन बीटा ग्लोबिन चेन। तो बीटा ग्लोबिन बनाने वाले जीन में क्या किया आपने? एडेनिन, एमआरएनए पे एडेनिन की जगह यूरेसिल को लेके आए, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन हो गया। और इससे क्या हुआ? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बना। सो दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। तो ये आप बुक में दिया हुआ है। आप इन दोनों के डी आरएनए बनाना चाहो तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, सॉरी डीएनए, डीएनए अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बुक में बने हुए डीएनए। क्लियर? नो सर। बताओ क्या पूछना है। बोलो बेटा, आपने क्लियर होने पे बोला है नो, तो क्या डाउट है? नहीं मत मतलब सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रह गया लिखने। अच्छा, लिखने के लिए लिख लो। गिव मी जस्ट 1 minute, आई विल कम बैक। ओके, डन। यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन, जो कल हमने स्टार्ट किया था सेकंड क्लास में। और जेनेटिक वेरिएशन 3 टाइप्स के हैं, वो आपने स्टडी किया। जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल, जीन। जीनोमैटिक भी 2 टाइप के आपने पढ़े थे, पॉलीपोलाइडी, एनिपोलाइडी। फिर आपको मैंने कल पढ़ाया था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें एफिशिएंसी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, 5 अलग अलग टाइप आपने स्टडी किए। एंड देन आपको मैंने जीन म्यूटेशन पढ़ाया, उसमें 2 टाइप हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म, है ना। जीन म्यूटेशन का तरीका क्या है, उस बेस पे वो 2 टाइप के हैं, फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट। पॉइंट म्यूटेशन रिसेंटली अभी हमने कंप्लीट किया, जिसमें आपको सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल पढ़ा। हिमांशु सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, बिकॉज मेरा यहाँ से थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था। ओके, सो जीन म्यूटेशन का मतलब था सिंगल न्यूक्लियोटाइड का रिप्लेसमेंट। उसमें अगर सेम टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, मींस प्यूरिन को प्यूरिन से या पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस करेंगे, तो कहलाता है ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आता है तो कहलाता है ट्रांसवर्जन। ये तो 2 लाइन के स्टेटमेंट्स है। सिकल सेल एनीमिया इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन, है ना।
जीन म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। क्यों पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? क्योंकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने वाला चेन होता है उसमें 6th पोजीशन पे जो कोडॉन आता है एमआरएनए में वो होता है GAG। अगर इस GAG की जगह कोडॉन GUG हो जाए, GAG क्या करता है? GAG जब प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में जाएगा तो वहां बनेगा ग्लूटामिक एसिड एंड दैट विल फॉर्म नॉर्मल हीमोग्लोबिन। बीटा चेन नॉर्मल बनेगी और अल्फा चेन नॉर्मल होगी तो हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल बनेगा। अगर हम GAG की जगह GUG कर दें तो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज किया, एक अमाइनो एसिड का चेंज आया। 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह वैलीन। ऊपर यहाँ पे पीछे के 5 अमाइनो एसिड सेम रहेंगे, यहाँ पे 7वां जो आएगा, 8वां 9वां 10वां जो आएगा वो भी सेम रहेंगे। केवल 6ठे नंबर का अमाइनो एसिड बदलेगा और हीमोग्लोबिन का नेचर भी बदल जाएगा। तो वहां पे बीटा ग्लोबिन की जगह बन गया सिकल सेल ग्लोबिन और फिर वहां से सिकल सेल आरबीसी हो गई। जो डिसऑर्डर है उसको नाम दे दिया गया सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया इज लॉस ऑफ ब्लड बोल दिया जाता है या लॉस ऑफ आरबीसी बोल देते हैं या लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन बेसिकली होना चाहिए। जिस लेवल पे स्टडी कर उस लेवल पे नहीं। अभी क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। और यहाँ से आप पहले तो नो डाउट डिसऑर्डर ही पढ़ेंगे, लेकिन डिसऑर्डर में जो पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसी से पेडिग्री सॉल्व कर ली जाएगी। पेडिग्री हमेशा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की ही बनाई जाती है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट जो भी क्लियर है वो करके चलते हैं। हमारा टॉपिक आएगा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब हम सिर्फ ह्यूमन की बात करेंगे, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ अपने बॉडी में होने वाले डिसऑर्डर्स की बात करनी है। अब हमारी बॉडी में जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो होंगे जो मेंडेलियन जेनेटिक्स को यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे। जो जो बात मेंडल ने कही है वो बात उन जेनेटिक डिसऑर्डर और उनके इनहेरिटेंस पे अप्लाई की जा सकती है। और कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जो नॉन मेंडेलियन होंगे, जिन पे हम मेंडलिज्म अप्लाई नहीं कर सकते। उन पे नॉन मेंडेलियन में आपने जो भी कुछ पढ़ा वो अप्लाई होगा, है ना। अभी तक आपने इस चैप्टर में दोनों बातें पढ़ी। सबसे पहले हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, F2 जनरेशन, फिर डाईहाइब्रिड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्रोबेबिलिटी रूल, है ना। ये सब कुछ मैंने आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ाया था। इसी मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की फॉर्म में भी पढ़ा। तो ये तो हो गई मेंडेलियन। इन बातों को जो फॉलो करेंगे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएंगे, है ना। ह्यूमन में मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। कुछ ऐसे होंगे जो नॉन मेंडेलियन होंगे। अब नॉन मेंडेलियन का मतलब क्या है? नॉन मेंडेलियन के मतलब में जो आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन पढ़े वो सब आ सकते हैं। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, है ना। और उसके अलावा लीथल पढ़ाया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ाया था, मल्टीपल एलीज पढ़ाया था। और फिर आपने क्रोमोसोम के लेवल पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सेप्शन में लिंकेज पढ़ा था, है ना? और फिर आपने जेनेटिक वेरिएशन में म्यूटेशन पढ़ा, क्योंकि म्यूटेशन मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग करके अगर हम देखें तो क्या मेंडल के अकॉर्डिंग है और क्या मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं। तो ऐसे ही जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में है। दो कैटेगरी कौन सी है? एक है मेंडेलियन और एक है नॉन मेंडेलियन। मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक, दो कैटेगरी हो गई। अब मेंडेलियन में, अब क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मेंडल के लॉस की जब कभी भी बात आएगी तो सबसे कॉमन चीज क्या होती है? डोमिनेंस, रिसेसिवनेस। अब तक तो मुझे लगता है सबको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं करेंगे कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। दोनों की डेफिनेशन वेरी फर्स्ट जैसे मैंने आपको वही पढ़ाई है
जो आज भी यूज होगी, है ना, क्योंकि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डोमिनेंस वो है जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा, रिसेसिव वो है जो डोमिनेंस की प्रेजेंस में F1 जनरेशन में अपीयर नहीं होगा और F2 जनरेशन में एज पर मेंडेलियन 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ आ जाएगा। सही बोला मैंने? किसी को कोई डाउट है इसमें? डोमिनेंट और रिसेसिव की डेफिनेशन में जो वेरी फर्स्ट डे जब भी आपने मेंडेलियन स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक जो पढ़ी है उसमें यही है ना, या कुछ और भी है? Clear, sir. No doubt. यही है सर। है ना? प्लीज बीच में मत कहिएगा कि सर ये कैसे आ गया। रिसेसिव की डेफिनेशन बहुत प्रिसाइज है। F1 में नहीं आएगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट करेक्टर। अगर डोमिनेंट नहीं है तो F1 में आ जाए। डोमिनेंस की प्रेजेंस में F1 में जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव है। और F2 जनरेशन में रिसेसिव करेक्टर कितना आता है? 1/4 प्रोबेबिलिटी या 25%। क्लियर? यही आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से चीजें पढ़ाई गई है। तो डोमिनेंस और रिसेसिव हो गए। फिर आपने कल जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो ये भी देखा था कि ह्यूमन में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि 22 क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोम्स हैं जो मेल फीमेल में कॉमन है, और एक क्रोमोसोम का पेयर ऐसा है जो मेल फीमेल का अलग अलग है, एक्स एक्स फीमेल में, एक्स वाई मेल में, जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। क्लियर? ये भी मैंने आपको ये तो कल ही पढ़ाया है, कल की क्लास तो याद ही हो। अच्छा, फिर इसमें क्या ध्यान में रखना है? इसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो भी मैंने आपको कल ही क्लियर करा दिया कि वाई का तो कोई डाउट है ही नहीं। वाई तो केवल मेल से मेल से मेल से मेल में जाएगा। वाई क्रोमोसोम का फीमेल से कोई मतलब है ही नहीं। ह्यूमन मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है और ह्यूमन फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों में कॉमन हो गया है ना, यानी वाई क्रोमोसोम को छोड़ दो तो सेक्स क्रोमोसोम में से केवल एक्स ऐसा है जो कॉमन है मेल और फीमेल में, और जो 22 क्रोमोसोम है वो तो कॉमन होंगे ही होंगे सभी में, वो तो मेल में भी होंगे फीमेल में भी होंगे। सर, हाँ बोलो। सर जो आपने मोस्ट हेट्रोक्रोमैटिक लिखवाया था वो किसके लिए लिखवाया था? बेटा देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है तो डिफरेंशियल लिखा होगा ना। डिफरेंशियल पार्ट के लिए लिखवाया है। इनएक्टिव होता है। हाँ, उसके लिए भी लिखवाया है, और फीमेल में जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है बार बॉडी वो भी हेट्रोक्रोमैटिक होता है, वो भी लिखवाया। सब यस कुछ सर। लिखा दिया है ना। आपको शायद ही कोई ऐसी बात लगेगी जो मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैंने आपको लिखाई या नहीं लिखाई, वरना मैंने सब कुछ पढ़ाया है और सब कुछ लिखाया है। जो भी आपको राइट नाउ पेडिग्री सॉल्व करने के लिए चाहिए वो आप पूरे चैप्टर में पहले से ही पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ एट ए टाइम एट ए मोमेंट याद करना है वो सारी बातें जो पिछली 6-7 क्लासेस में आपने पढ़ी। तो दो बातें समझ में आ गई। एक तो ये कि क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 तक मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। अगर कोई डिसऑर्डर क्रोमोसोम नंबर 1 से 22 के बीच में है तो उसके चांसेस मेल में भी उतने ही होंगे जितने फीमेल में होंगे। ये लाइन समझ में आई? यस सर। अगर कोई डिसऑर्डर ऑटोसोमल है तो उसके होने के चांसेस तो मेल में उतने ही होंगे ना जितने फीमेल में, क्योंकि मेल और फीमेल में ऑटोसोम्स का नंबर तो बराबर है ना, 1 to 22। तो 22 क्रोमोसोम अगर कॉमन है मेल और फीमेल में, तो अगर मान लीजिए 11वें क्रोमोसोम पे कोई डिसऑर्डर है तो वो तो मेल में भी हो सकता है, फीमेल फीमेल में भी हो सकता है, इक्वल चांसेस है ना। लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर मान लीजिए 23वें क्रोमोसोम पे है और केवल मान लीजिए वाई क्रोमोसोम पे होता तो केवल मेल में ही होगा ना, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो किसी भी सिचुएशन में फीमेल में नहीं जा सकता। तो वाई क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो एक सिंपल लाइन है, मेल 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 मेल। अगर मेल में है तो डिजीज आगे जाएगी ही जाएगी 100%, अगर नहीं है तो नहीं जाएगी 100%। तो इसीलिए वाई क्रोमोसोम की ना तो कोई पेडिग्री होती है और ना ही कोई डिसऑर्डर आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो सीधा सीधा है कि जो जैसा है वैसा ही आने वाली जनरेशन में उस फैमिली हिस्ट्री में कॉपी होता चला जाए। तो आप पेडिग्री जब पढ़ोगे तो उसमें कभी भी वाई क्रोमोसोम का कोई इनहेरिटेंस का ना तो किसी बुक में पेडिग्री मिलेगी, ना एक्चुअली आपको जो है वो किसी एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ पूछा गया हो। वाई तो डायरेक्टली इनहेरिट होता है मेल से मेल में, कल ही हमने लिख दिया था, दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल टू मेल टू मेल। बचा केवल एक्स। एक्स मेल में भी है 23वें नंबर पे और एक्स फीमेल में भी है 23वें नंबर। तो दो पॉसिबिलिटी हो गई कि कोई भी डिसऑर्डर या तो ऑटोसोम का होगा या एक्स क्रोमोसोम का होगा, और जो डिसऑर्डर है वो या तो डोमिनेंस को फॉलो करेगा या रिसेसिव को फॉलो करेगा, है ना। दो बातें हो गई, या तो कोई डिसऑर्डर
1 से 22 क्रोमोसोम पे है या 23वें क्रोमोसोम में एक्स पे है, और जो भी डिसऑर्डर है कहीं भी प्रेजेंट हो वो या तो डोमिनेंस होगा या फिर रिसेसिव। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो 4 कैटेगरी में आते हैं। एक हो गए ऑटोसोमल यानी 1 to 22, रिसेसिव, दूसरे हो गए ऑटोसोमल यानी 1 to 22, डोमिनेंट, तीसरे हो गए एक्स लिंक्ड यानी 23rd क्रोमोसोम, रिसेसिव, और चौथा हो गया एक्स लिंक्ड यानी 23rd क्रोमोसोम, डोमिनेंट। सर एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, उसकी कॉल आ रही है, शशांक नाम है उसका, हिमांशु ने लिखा है। बेटा उनको अलाउ तो शायद एडमिन ही कर सकता है, मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगा, एडमिन ही अलाउ करे। सर कॉल आ गई उसके मेरे पास, क्या है ज्वाइन नहीं कर पा रहा वो। तो बोलो एडमिन को कॉल करें, मधु मैडम को पिंग कर दें या जैसा भी है, मधु मैम हो सकती है या फिर कोई सर वो और क्या है एडमिन उस को। पे आस्किंग, सर वो क्या है उस पे बार बार लिखा है आस्किंग को वो ज्वाइन, फिर सर कोई ले नहीं रहा उसे, मतलब। बेटा उसके लिए कॉल ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं करा सकता ना। सर बोलता हूँ फिर से। हाँ बोल के देखो। सो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, एक्स डोमिनेंट। अभी तक मैंने जितना भी कुछ बोला 15 मिनट में वो सब समझ में आया। डिसऑर्डर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, इसलिए डोमिनेंस या रिसेसिव लिखा हुआ है, क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट मेंडल ने दिया। और जो भी कैरेक्टर है वो या तो 1 से 22 क्रोमोसोम पे होगा या 23वें क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम पे होगा। ये बातें हो गई। यहाँ से आप क्या गैस कर लोगे? मान लीजिए कोई पेडिग्री दी हुई है और आपको ये सब गैस करना हो, तो जो मैंने बोला, और अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर है तो इसका मतलब ऑटोसोमल अगर डिसऑर्डर है यानी मेल और फीमेल दोनों में होने के चांसेस बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं है। मेल को भी उतने ही चांसेस हैं डिजीज होने के जितने फीमेल को होंगे। अगर एक्स लिंक्ड है तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो आगे डॉटर में जाएगा ही जाएगा 100%, और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो डॉटर में जा भी सकता है और सन में भी जा सकता है, वो भी अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये चारों कैटेगरी मेंडेलियन में आती है। और नॉन मेंडेलियन में जहां पे आप ये फॉलो नहीं करते, जैसे कल आपने पढ़ा था चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लाइक एन्यूपुलाइडी। एन्यूपुलाइडी में कल आपको मैंने डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये लिखाए थे। तो ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, है ना। इसी तरीके से चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अगर आएगा तो कल आपको फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन समझाया था, तो वो भी मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे? यहाँ पे आएंगे एक आपके जीन म्यूटेशंस आ सकते हैं, एक यहाँ पे आ जाएंगे आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो भी आपने म्यूटेशंस पढ़े हैं वो, और एक आ जाएंगे आपके जीनोमैटिक। जीनोमैटिक म्यूटेशन में जैसे कल आपने पढ़ा था पॉलीपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी, तो ऑफ कोर्स ह्यूमन में पॉलीपोलाइडी तो होती नहीं, एन्यूपोलाइडी ही आएगी, है ना। यहाँ पे केवल आपने एन्यूपोलाइडी के जो पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, वो पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपकी बुक में दिया तो नहीं है, बट फिर भी हम फिलाडेल्फिया, कल हमने डिस्कस किया ही था, अपने जू में भी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पढ़े होंगे, तो केवल उसी के बारे में पढ़े। तो ये दोनों आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, है ना। अब हम एक एक करके कैटेगरी ले लेते हैं। इस कैटेगरी का मतलब सबको क्लियर है ना, क्योंकि हम अभी ये नहीं डिफाइन कर रहे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है। अगर इन कैटेगरी का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो ही हम आगे चलते हैं। पहले आप ये देख लो कि अगर मैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर लिखने वाला हूं तो आपको ये बात समझ में आती है क्या कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन सा होगा? बीच में मत पूछना मुझसे, बताइए। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। सर एक बार डोमिनेंट वाला बता दो। ठीक है बेटा, डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि करेक्टर F1 जनरेशन में तो आएगा ही आएगा,
F1 में तो सारा डोमिनेंट आता है, और यस F2 सर। जनरेशन में कितने परसेंट आता है बताओ? F2 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर कितने परसेंट आएगा? 75। 25 नहीं 50 आता है सर। हाँ 75। ऐसे मत करो गलत। 25। 75% है ना? आपको बहुत, 75। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत धीरे धीरे करके मैंने जेनेटिक्स पढ़ाया है ना? वैसे ही ऑफिस वाले कहते हैं कि सर आपका सिलेबस उम्मीद से ज्यादा खिंच रहा है, चैप्टर तो एक ही है, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। तो कम से कम आप गलतियां तो मत करो। मैं उन्हें बोल देता हूँ कि आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतनी बात तो बहुत बेसिक है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तो इसी को गलत कर दोगे। 75% डोमिनेंट आता है F2 जनरेशन में, और 100% डोमिनेंट आता है F1 F1 जनरेशन। में। हम केवल मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं, तो आगे आपने क्या पढ़ा वो मतलब ही नहीं है, हमारी हेडिंग ही मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना? तो डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट हो, चाहे अब ऐसे मान लो कि डोमिनेंट जीन हमारी बॉडी में चाहे 1 नंबर क्रोमोसोम पे हो, 11वें नंबर क्रोमोसोम पे हो, 21वें नंबर के क्रोमोसोम पे हो, या 23वें नंबर के क्रोमोसोम पे हो, कहीं भी डोमिनेंट जीन अगर होगा तो उसका इनहेरिटेंस यही तो होगा कि अगली जनरेशन में, यानी फर्स्ट जनरेशन में 100% चांसेस, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में 75% चांसेस। यही तो पढ़ा आपने। यस। और F2 जनरेशन में भी अगर, हाँ, F2 में भी अगर अलग अलग करोगे तो 25, मतलब 1/3 जो आएगा वो आएगा होमोजाइगस, और 2/3 आएगा हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बस ये डोमिनेंट हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि डोमिनेंट का जीन 1 से 22 क्रोमोसोम पे है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, और अगर 23वें में X क्रोमोसोम पे है तो X लिंक डोमिनेंट। बस हो गया। ओके सर बस। ठीक है। अगर रिसेसिव होगा, फिर से बता देता हूँ, अगर रिसेसिव होगा तो F1 में आएगा ही नहीं। मान लीजिए कोई F1 पेडिग्री में बनी नहीं हुई आएगी। है, तो एक पेरेंट बने, उसके बाद एक जनरेशन होगी, उसके बाद एक जनरेशन होगी। पेडिग्री में 3-4 जनरेशन तो होती हैं, तो बीच में जो जनरेशन आ रही है जिसे आप F1 समझोगे, उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रिसेसिव आपने पढ़ा है कि रिसेसिव तो F1 जनरेशन में आता ही नहीं है। और F2 में रिसेसिव आएगा भी तो चांस फैक्टर कितना है? 25%। 1/4 25। 1/4। तो आगे तीसरी लाइन में अगर आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है तो बहुत कम ही दिखाई देगा, क्योंकि 1/4 ही तो चांसेस होते हैं, 25% चांसेस ही यस। तो है रिसेसिव के। नंबर कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 से 22 का रिसेसिव हो, या 23वें में X क्रोमोसोम का रिसेसिव। ये दो बातें अगर समझ में आ जाएंगी तो आप मान के चलिए कि 80% तो पेडिग्री सॉल्व हो गई। अगर इन दो यस। बातों से पेडिग्री सॉल्व नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी उस 20% को समझने के लिए। करेंगे तो ही हम, बट वो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कि अगर इन दो लाइन से भी पेडिग्री सॉल्व नहीं हो रही, इन दो लाइन के बाद भी आपकी पेडिग्री सॉल्व करके आपके दो आंसर सही है, दो में से एक कौन सा सही होगा, एक कौन सा नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बाकी के तीसरी लाइन पे जाना पड़ेगा। और तीसरी लाइन आपकी केवल कैलकुलेटिव होती है, पेडिग्री सामने रख के कैलकुलेट करोगे तो ही आएगा, उसको वर्बली सेंटेंस में नहीं लिखा जा सकता। वो सोचते जाओ और करते जाओ, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं कि करोगे तो है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं मन में गुड़ा भाग करके आप कर लेते, कुछ का सीधा सा होता है भाई ट्राई करके देख लेते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ जो लॉजिक लगा रहा हूँ ऐसे अगर आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी पेडिग्री का भी है। 80% पेडिग्री के क्वेश्चन केवल दो बातों से सॉल्व हो जाते हैं कि जो भी ट्रेट है वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। पेडिग्री केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर की ही बनती है, पेडिग्री कभी भी जो है वो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर की नहीं होती। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पेडिग्री एनालिसिस जो भी आप करोगे वो केवल मेंडेलियन डिसऑर्डर के लिए ही होती है ना? ऐसे इमेजिन कर लो ना, पेडिग्री में तो जनरेशंस दिखाई जाती हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम है वो फर्टाइल है ही नहीं, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? और अगर नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं आएगी तो उसकी पेडिग्री कैसे बनाओ? तो किसी भी नॉन मेंडेलियन की पेडिग्री नहीं बनती। पेडिग्री किसकी बनती है? हमेशा मेंडेलियन डिसऑर्डर की। क्लियर? क्लियर सर। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल का मतलब फिर से बता रहा हूँ 1 से 22 क्रोमोसोम। रिसेसिव का मतलब है F1 जनरेशन में नहीं आएगा, F2 जनरेशन में 25% केस में आएगा। और क्योंकि ये ऑटोसोमल है तो किसी भी डिसऑर्डर के होने के चांसेस मेल में जितने हैं उतने ही फीमेल में। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स के हिसाब से आप कहें कि सर ये वाली डिजीज मेल में ज्यादा होती है। एज पर रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी दोनों को अफेक्ट होने के चांसेस बराबर हैं, क्योंकि 1 से 22 क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं।
अब आते हैं इसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर आपको पढ़ना है, फर्स्ट वन, वो है सिकल सेल एनीमिया। फिर से वापस आते हैं इसी पे, सबसे ज्यादा यही कॉमन है। अब यहाँ पे ये भी कॉमन, जैसे मैंने बोला, तो कॉमन का मतलब क्या है? अगर आप जेनेटिक्स को बैक में ट्रेस करोगे या पेडिग्री को बैक में ट्रेस करोगे तो आपने शायद सुना भी हो, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में जो डिजीज है, कोई बता सकता है कौन सी है? हीमोफीलिया। हेमोफीलिया। हाँ, सबको पता ही है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया वाज द फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड रखा गया। और वो भी इसलिए रखा गया बिकॉज एक, है ना, एक किंग के पैलेस की बात है, एक क्वीन की बात है। अब क्वीन तो अपनी हर चीज का रिकॉर्ड रख ही सकती है। तो 16 सेंचुरी से लेके अगर कहा जाए तो अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो सारा रिकॉर्ड रखा गया है। तो पेडिग्री एक्चुअली रिकॉर्ड होता है किसी फैमिली का। अब आप कहें कि इंडिया में किसी की पेडिग्री क्यों नहीं है? यहाँ कोई बताते नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है। बता दोगे तो शादी नहीं होगी, बता दोगे तो सोसाइटी आपका बाइकआउट कर देगी। तो यहाँ तो फिर उल्टे सिस्टम है ना। तो आपको पेडिग्री जो भी दी जाती है वो ऐसा नहीं कि कोई रैंडम पेडिग्री बना दी, एक्चुअली कोई ना कोई एग्जाम्पल होता है, कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी पेडिग्री ऑलरेडी है और आपको दे दी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का भी केस ऐसा ही है कि जो जो रिपोर्ट होते गए उसके बेस पे ये बात आ गई कि मैक्सिमम जेनेटिक डिसऑर्डर जो अभी साइंस को पता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर मेंडेलियन की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन होने का मतलब, हो सकता है पॉपुलेशन में हो लेकिन लोग बताते ही नहीं है, इवन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी में कोई डिसऑर्डर भी है ना। तो वो चीज है जो पता है, डेटा जो डेटा आया है, क्योंकि इंडिया में कोई सर्वे नहीं कराने जा रहा कि कितने लोगों को सिकल सेल एनीमिया है। अब्रॉड में बहुत सारे डेवलप कंट्री है जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन पेपर। तो जो डेटा मिलता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से बात करते हैं। तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। सबसे ज्यादा आप इसी में पढ़ोगे एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से मिलेंगे। पेडिग्री आने के भी चांसेस सबसे ज्यादा इसी के हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी इस चीज की सबसे ज्यादा। सो फर्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट डिसऑर्डर यही। और अब तक सिकल सेल एनीमिया में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जितनी बात जहां जहां पढ़ी है वहां वहां पे हम देख लेते हैं। अभी हम पहले इस कैटेगरी के हिसाब से पढ़ते हैं, ह्यूमन के हिसाब से। क्या क्या पढ़ा है आपने सिकल सेल एनीमिया के केस में? अगर बात किया जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे एक पर्सन होता है, एच बी ए। जैसे आप कैपिटल टी लिखते हो ना, तो मैंने क्या लिखा है? हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए। ये क्या कहलाएगा? दिस इज नॉर्मल पर्सन। कोई भी नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का होगा वो ये कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? एक म्यूटेशन हुआ। अभी आपने पढ़ा कि GAG की जगह अगर GUG आ जाए तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाए। ये तो आपने पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिकल सेल में किसका कॉज है? दिस इज कॉज्ड ड्यू टू जीन म्यूटेशन। और जीन में भी क्या था? पॉइंट म्यूटेशन। ऑफ HBA जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। हमारी बॉडी का जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उस पे एक जीन है HBA, जो हमारी बॉडी में क्या बनाता है? बीटा ग्लोबिन बनाता है। बीटा ग्लोबिन मतलब, क्योंकि बीटा ग्लोबिन में आपको म्यूटेशन करना है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे हो। मतलब जीन अगर कहा जाए कि बीटा ग्लोबिन को बनाने वाला जीन कहाँ पे है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे। अगर वो जीन म्यूटेट हो जाए तो नॉर्मल होता तो HPA बनाता, अगर वो म्यूटेट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? म्यूटेंट जीन बन जाएगा। तो म्यूटेंट जीन आप क्या लिखोगे? म्यूटेंट जीन को आप ऐसे लिख सकते हो, HBS होमोजाइगस स्टेट में सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो ये म्यूटेंट जीन। अगर म्यूटेंट जीन हो जाएगा तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा, है ना। इट कॉज सिकल सेल एनीमिया, SCA। तो ये सिकल सेल एनीमिया कॉज करते हैं। और म्यूटेशन में होगा क्या? वो अभी आपने पढ़ा
कि 6th पोजीशन पे GAG इज रिप्लेस बाय GUG। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया, नॉर्मल की जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन गया। हालांकि आपने पढ़ा कि इसका जो कैरियर होता है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर क्या था? HbA HbS। ये किसका एग्जाम्पल था? ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल था। पढ़ा था ना, कोडोमिनेंस में सबसे पहले पढ़ाया था आपको सिकल सेल एनीमिया का कैरियर। यहाँ पे HbS एलील तो है, ये पूरा जीन है, तो जीन में दो कंट्रास्टिंग फॉर्म क्या होती है? एलील। यहाँ पे HbS एलील या फैक्टर तो है, लेकिन ये और ये क्योंकि बराबर है इसलिए इसका कोई असर नहीं आता। मान लीजिए मेरी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया का अगर कोई कैरियर हूं मैं, तो मेरी बॉडी में कंपोजिशन क्या होगा? HbA HbS। लेकिन मुझे सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, बस मैं उसके एक फैक्टर या एलील को कैरी कर रहा हूँ। अगर कैरी कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में भी आपने लिखा है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। फिर जो ये सिकल सेल एनीमिया जो है, ये म्यूटेंट जो जीन है, ये करता क्या है? सिकल सेल एनीमिया कॉज करेगा। सिकल सेल एनीमिया अगर किसी को बाई बर्थ हुआ तो वो लीथल होता है। लीथल जीन्स जैसे आपको पढ़ाए थे, लीथल जीन्स में क्या था कि होमोजाइगस स्टेट में अगर कोई जीन डेथ कॉज कर दे तो ये होमोजाइगस स्टेट है, और अगर इसकी वजह से डेथ होती है तो ये क्या कहलाएगा? लीथल कहलाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होगा? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव लीथल। रिसेसिव तो भाई आप पढ़ ही रहे हो, लीथल है। तो सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव लीथल के एग्जाम्पल में। और कहाँ पढ़ा था आपने इसको? बताओ। जी सर। और कहाँ पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया? सर प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल। प्लियोट्रॉपी में भी था। सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल में भी है, वो वहां लिखा दिया है कि जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो कौन कौन से करेक्टर आते हैं ना, मोर देन वन करेक्टर तो ये जीन गवर्न करेगा, इसलिए ये प्लियोट्रॉपी भी है। HbS HbS कॉम्बिनेशन अगर बाई बर्थ मिला तो फीटस अबॉर्ट कर जाएगा, यानी लीथलिटी का एग्जाम्पल भी हो गया, लीथल जीन का भी एग्जाम्पल हो गया। अगर सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है तो वो दोनों ए और एस आपस में एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंट है, किसी का कोई असर नहीं आएगा, दोनों ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी हो गया। बाकी पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है GAG इज रिप्लेस बाय GUG एट द 6th पोजीशन इन द बीटा ग्लोबिन चेन, वो आपने पढ़ा। और जीन किस क्रोमोसोम पे होता है? दैट इज क्रोमोसोम नंबर 11, जो आपके लिए अभी यहाँ पे नया। तो ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं। जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उससे होगा क्या? जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बनेगा, यानी जो HbS से जो सिकल सेल ग्लोबिन बनेगा, उसमें क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, लो ऑक्सीजन टेंशन होता है, और लो ऑक्सीजन टेंशन होगा तो उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आनी चाहिए वो आई ना। आपकी बुक में एक लाइन मिलेगी, नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिए। ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन क्या होगा? HbS HbS। this undergoes polymerization, under low oxygen tension। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम, और उसके हिसाब से फिर जो आना चाहिए एज पर डिसऑर्डर वो सारी बातें। ठीक है, अब आप कहें कि सर पहला सिकल सेल एनीमिया किसको हुआ?
पहली बार किसको हुआ तो वो म्यूटेशन है ना, सडन, नहीं पता किसको पहले हुआ, अचानक से किसी को भी हुआ होगा, GAG की जगह GUG आ गया, पॉइंट म्यूटेशन का केस बन, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कैरियर बन गया। ऐसे ही जब दो कैरियर एक साथ आएंगे तो फिर आने वाली जनरेशन में सिकल सेल एनीमिक होने की या नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप कर पाओ। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे? व्हाट विल बी, लिख ही दे रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी of a child to be sickle cell anemic if his or her both parents are carriers for sickle cell anemia। लो, आपको मैंने आज स्टेटमेंट पूरा लिख दिया, ऑप्शंस नहीं दे रहा, अपने आप करके बताओ। सर 25%। Sir, 25%. 25। 25%। 25। 25% सही है। यस सर। नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? Sir, 25. और कैरियर होने की कितनी होगी? 50%. 50। करके तो नहीं दिखाना मुझे। No, कर sir. लिया, sir. हो गया. किसी ने यस बोला क्या? No, sir. हो गया. हो गया ना, ठीक यस सर, हो गया। है, हो गया तो इट्स गुड। बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मान लीजिए, एक पेरेंट सिकल सेल एनीमिक होता और एक नॉर्मल होता, अगर आप ये क्रॉस कर लोगे तो वो भी कर ही लोगे। एक कैरियर है और एक सिकल सेल एनीमिक है तो क्या रिजल्ट आएगा वो भी कर लोगे, है ना। आपको 3 जीनोटाइप तो पता चल ही गया ना, कैरियर का जीनोटाइप HbA-HbS, सिकल सेल एनीमिया का HbS-HbS, नॉर्मल का HbA-HbA। सिंपल क्रॉस जो कराना चाहे करा लीजिए, जो रिजल्ट आए उस पर जैसा ऑप्शन दिया सॉल्व कर लीजिए, तो यानी कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह यहाँ पे सिकल सेल एनीमिक की जगह कोई और डिजीज का नाम दे दूं, लाइक मैंने थैलेसीमिया लिख दिया, तो कर लोगे? अगर मान लीजिए अभी हम सेकंड डिजीज पढ़ने वाले, सेकंड वन इज थैलेसीमिया, दैट इज अनदर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं थैलेसीमिया लिख दूं तो कर लोगे क्या? What will be the probability of a child to be thalassaemic if his or her both parents are carriers for thalassemia? तो सेम ही होगा क्या? तो सेम आएगा सर आंसर। सेम आएगा जब तक आप ऑटोसोमल रिसेसिव Yes, sir. पढ़ोगे, क्योंकि हम क्या कैटेगरी हमारी क्या है, क्लास क्या है हमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में यहाँ पे कोई बस आपको ये याद रखना है कि ये जो डिजीज यहाँ लिखी गई है वो एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। अभी आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, अभी मैंने थैलेसीमिया में पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद मैं आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया ये सब पढ़ाऊंगा, सारी इसी कैटेगरी की है, सब ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो सबका इनहेरिटेंस का जो ट्रेट या पैटर्न होगा वो एक जैसा होगा, सबके क्वेश्चन एक जैसे होंगे। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिजीज है वो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होगी तो बदलेगा, लेकिन अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो यहाँ कोई भी नाम लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे उनमें से कुछ भी लिख दीजिए, सबके आंसर्स एक ही जैसे। पेडिग्री सिकल सेल एनीमिया की कोई अलग नहीं होती कि सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री अलग बना दें, थैलेसीमिया की अलग बना दें, फिनाइल कीटोन्यूरिया की अलग बना दें। पेडिग्री एक्चुअली होती है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की, उसमें आपकी मर्जी है, आप कोई भी ट्रेट जो उस कैटेगरी में फिट होता हो वो देके उसको छाप दो, है ना। तो पॉइंट समझिए, क्योंकि मैंने वो आपको बोला था कि पेडिग्री में कोई क्लूज नहीं होते, आपको खुद से दिमाग लगाना है।
पेडिग्री एक इनहेरिटेंस ट्रेट को फॉलो करती है, वो एक डिजीज को फॉलो नहीं करती। अगर कोई ट्रेट मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो उसी को फॉलो करेगी। उसमें अगर वो रिसेसिव को फॉलो करता है तो रिसेसिव के अकॉर्डिंग आएगा। अगर वो 1 से 22 क्रोमोसोम पे है तो मेल और फीमेल दोनों में होगा। बस हो गई पेडिग्री सॉल्व। इसको सॉल्व करके आंसर कर दीजिए। अगर इसके बाद आंसर नहीं आ रहा तो फिर आपको प्रॉपर पेन पेपर लेके लिखना शुरू करना पड़ेगा, उसे सॉल्व करके देखना। तो थैलेसीमिया लिख दूं मैं यहाँ पे, फिनाइलकीटोन्यूरिया लिख दूं, एल कैप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, टी सेक्स है, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव में आप पढ़ने वाले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना। तो ट्रेट तो वैसे ही होगा, बस थैलेसीमिया क्या होता है वो हमें पढ़ना है, उसकी तैयारी। पहली चीज, नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन है, 2017-18 का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में बेसिक डिफरेंस क्या है। और ये जो लाइन है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी में जहाँ थैलेसीमिया के नीचे जहाँ पे थैलेसीमिया खत्म हो रहा है वहीं इस लाइन को मेंशन किया गया। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव ट्रेट है। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी के हिसाब से, जबकि थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव ट्रेट कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, सिकल सेल एनीमिया में जो म्यूटेशन है ना वो फिक्स है, केवल बीटा चेन में होगा और 6th पोजीशन पे होगा, GAG की जगह GUG ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। लेकिन थैलेसेमिया में जो म्यूटेशन है वो अल्फा में भी हो सकता है, तो अल्फा हीमोग्लोबिन बदल जाएगा तो भी हीमोग्लोबिन बदल गया। बीटा में भी हो सकता है तो बीटा ग्लोबिन बनेगा तो हीमोग्लोबिन बदल जाएगा। इवन 3% ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी होती है जहां पे डेल्टा हीमोग्लोबिन भी होता है, तो वो बदल गया तो वो भी बदल जाएगा। और कई बार तो ऐसा होगा कि एक पर्सन है जो अल्फा वाला म्यूटेशन भी कैरी कर रहा है और बीटा वाला भी कर रहा है, तो दुगना म्यूटेशन का मतलब है दुगना हीमोग्लोबिन का लॉस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ म्यूटेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थैलेसीमिया का पर्सन सीवियर होता जाएगा, है ना, उसमें जो डिजीज है वो क्रिटिकल होती जाएगी। सो दैट्स वाई ये क्वांटिटेटिव है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया कभी क्वांटिटेटिव नहीं होता। अगर 2 पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो दोनों को सेम प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2 पर्सन थैलेसीमिया है तो दोनों को प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक में अल्फा थैलेसीमिया हो और एक में अल्फा और बीटा दोनों थैलेसीमिया हो, है ना। और थैलेसीमिया के पेशेंट का एक ही इलाज है, उसे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर अल्फा और बीटा दोनों हीमोग्लोबिन नहीं बन रहे तो हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन बन नहीं सकता, तो क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली ऑप्शन दे हैव, है ना। WHO ने इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस, कोविड छोड़ दो तो सबसे ज्यादा फोकस जिस डिजीज पे किया है दैट इज थैलेसीमिया। पूरे वर्ल्ड में पोलियो के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज कंसिडर की गई है वो थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के पेशेंट डे बाय डे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जाने का मतलब है उनके बारे में पता चलता जा रहा है कि एक्चुअली उन्हें प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनकी डेथ होती जा रही है, क्यों वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उन्हें जरूरत पड़ती है, तो बिकॉज ऑफ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रिसेंटली 3-4 साल पहले ही एनसीईआरटी में ऐड हुआ, पहले नहीं था। इसीलिए थैलेसीमिया जब ऐड हुआ तो उन्होंने थैलेसीमिया के नीचे वाली लाइन को ही अगले साल क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया है और थैलेसीमिया में भी एनीमिया है, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन या ब्लड या आरबीसी दोनों में है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या। तो सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, दैट इज द मेन डिफरेंस। इसको सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते हैं तो थैलेसीमिया क्या है, दिस इज द डिफेक्टिव सिंथेसिस। सर थैलेसीमिया में भी सेल श्रिंक कर जाते हैं। थैलेसीमिया में सेल श्रिंक कर जाते हैं। साइज श्रिंक करने में आरबीसी का शेप जो है वो सिकल के जैसा नहीं आएगा, है ना। वो तो सिकल सेल एनीमिया है क्योंकि वहां पे मैंने कहा ना वो क्वालिटी है, वहां पे तो पता है कि आरबीसी का शेप सिकल सेल होगा ही होगा। यहाँ हमें पता नहीं है कुछ भी, यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से है ना, एक क्वालिटी है और एक क्वांटिटी है, ठीक, दो अलग अलग चीजें। एक तो ये है कि आपको देख के समझ में आ रहा है कि रोटी जल गई है तो आपको नहीं खानी है या आपको नहीं यूज करनी। एक आपको पता ही नहीं कि रोटी खा भी रहे हो फिर भी जो है वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता हमें, और उसमें अलग अलग चेंजेस आते जाएंगे तो वो जो बिटर टेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, बट बिटर टेस्ट का कोई रीजन नहीं समझ में आएगा आपको, उसका रीजन केवल जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स का कोई टेस्ट नहीं होता। तो आप जब तक पता नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्यों एनीमिया हो रहा है। लेकिन सिकल सेल में तो आपने माइक्रोस्कोप में आरबीसी को देखा और तुरंत पहचान लिया
कि आरबीसी का शेप सिकल सेल हो गया है, आपने एक टेस्ट किया और कंफर्म कर लिया कि यस पेशेंट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इसीलिए तो बोला कि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी है और थैलेसीमिया क्वांटिटी है ना, दो अलग अलग चीजें। क्वांटिटी को देख नहीं सकते, क्वांटिटी को मेजर किया जाए। So this is defective synthesis of hemoglobin caused by mutation. अब होगा क्या, जब म्यूटेशन कॉज होगा तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं होगी, है ना। अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कैसे नहीं होगी? सो दिस रिजल्ट्स इन reduced rate of hemoglobin synthesis। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ synthesizing few globin molecules। मतलब यहाँ पे तो जो बीटा या अल्फा ग्लोबिन है वो बन ही नहीं रहे। सिकल सेल एनीमिया में बन रहे हैं लेकिन वैसे नहीं बन रहे जैसे बनने चाहिए। तो दो अलग अलग चीज यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहीं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, जो सिकल सेल एनीमिया था ये क्वालिटेटिव था। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो अब दोबारा तो रिपीट नहीं होगा, बट समझ में आनी चाहिए। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ synthesizing few beta globin molecules। सिकल सेल एनीमिया में फिक्स है कि बीटा ग्लोबिन के मॉलिक्यूल कम बनेंगे, जैसे बनने चाहिए वैसे नहीं बनेंगे, डिफेक्टिव बनेंगे। थैलेसीमिया में क्या है कि जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो अल्फा बीटा डेल्टा जो होगा वो सब कम बनेंगे, और जितने कम बनते जाएंगे उतनी एनीमिक कंडीशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्वांटिटी से मेजर होता है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी से मेजर। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया डिपेंडिंग ऑन द चेन, जैसे आपने हीमोग्लोबिन के लिए पढ़ा होगा, अभी मैंने लिखा भी था, हीमोग्लोबिन में दो अल्फा मॉलिक्यूल होते हैं, दो बीटा मॉलिक्यूल होते हैं, एक सेंटर में आयरन होता है, तो उससे हीमोग्लोबिन बन जाता है। 97% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें अल्फा और बीटा ग्लोबिन मिला के हीमोग्लोबिन बनता है। 3% ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी है जहां पे अल्फा और बीटा की जगह क्या है, अल्फा और डेल्टा ग्लोबिन है। तो एक डेल्टा ग्लोबिन भी होता है, अब तक शायद ना सुना हो आपने, बट हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा के साथ साथ अल्फा और डेल्टा वाली पॉपुलेशन भी होती है। तो तीन अलग अलग जीन है, अल्फा बीटा डेल्टा, करस्पॉन्डिंग टू दैट तीन अलग अलग ग्लोबिन बनते हैं, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, डेल्टा ग्लोबिन। जो फंक्शनल हीमोग्लोबिन बनेगा वो या तो अल्फा और बीटा के कॉम्बिनेशन से बनेगा या अल्फा और डेल्टा के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब जिसमें म्यूटेशन हुआ उसी टाइप का थैलेसीमिया बोल दिया। अल्फा थैलेसीमिया मतलब अल्फा जीन में म्यूटेशन, बीटा थैलेसीमिया मतलब बीटा में म्यूटेशन, डेल्टा थैलेसीमिया मतलब डेल्टा में म्यूटेशन। एनीमिया सब में कुल मिला के फंक्शनल हीमोग्लोबिन कहीं नहीं बन रहा है। एक कहलाता है अल्फा थैलेसीमिया, इसके लिए दो जीन होते हैं कंट्रोल्ड बाय 2, और ये दोनों लिंक्ड जीन है। लिंक्ड जीन आपको पढ़ाए थे मैंने, लिंकेज, जो दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। इनके नाम क्या है, HbA1 एंड HbA2। HbA का मतलब है हीमोग्लोबिन अल्फा 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2, और ये होते हैं ऑन क्रोमोसोम 16, हमारी बॉडी के क्रोमोसोम नंबर 16 पे। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ, इफ म्यूटेशन अकर्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर म्यूटेशन होगा तो फिर इसमें से अल्फा नहीं बनेगा,
तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। इफ म्यूटेशन अकर तो इससे क्या होगा, डिक्रीज्ड अल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन। तो अल्फा ग्लोबिन नहीं बनेगा, अल्फा ग्लोबिन अगर कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन पूरा कुल मिला के कम हो ही जाएगा। हाँ। हो गया। यस सर। डन। नेक्स्ट नो सर। करो फटाफट। हो गया सर। हो गया। दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, दिस इज कंट्रोल बाय जीन। इसको लिखते हैं हीमोग्लोबिन बीटा, HBB। और ये कहाँ होती है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अभी लिखा था ना, हीमोग्लोबिन बी बनाने वाली जीन कहाँ पे है, सिकल सेल एनीमिया में भी तो बीटा ग्लोबिन वाली जीन थी ना, वो भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे थी, वही जीन तो ये भी है। बट वहां फिक्स है कि छठे नंबर पे चेंज होगा, एडेनिन की जगह यूरेसिल आएगा। यहाँ कुछ नहीं पता कहाँ होगा, यहाँ पूरे बीटा ग्लोबिन में जो जीन है कहीं भी हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया में फिक्स है कि इस जीन में जो चेंज होगा उसमें जो सिक्स्थ कोडॉन है वहां पे GAG की जगह GUG आएगा, तो सिकल सेल एनीमिया वाला केस आएगा। बीटा थैलेसेमिया में हमें नहीं पता कि कहाँ आएगा, ये पता है कि इस जीन में आएगा। इस जीन में एग्जैक्टली किस पोजीशन पे आएगा वी कांट से, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग। अब यहाँ पे अगर म्यूटेशन हुआ, इफ म्यूटेशन अकर्स, तो फिर यहाँ पे डिक्रीज्ड बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन। बीटा ग्लोबिन कम बनेगा, डिक्रीज्ड बीटा ग्लोबिन प्रोडक्शन। अब यहाँ इस वाले केस में दो चीजें और भी हैं। एक तो ये है कि जो बीटा थैलेसीमिया का केस है, इसमें हेट्रोजाइगस सिचुएशन अगर है, HbA HbS, ये हेट्रोजाइगस कहलाएगा। HbT मान लो, सॉरी थैलेसीमिया है ना तो T लिख लो, HbA HbT। तो अगर ये हेट्रोजाइगस है तो इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है थैलेसीमिया माइनर। इसमें एनीमिया ज्यादा नहीं होता, माइल्ड एनीमिक है, पर्सन के सरवाइव करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। बट अगर ये होमोजाइगस हो जाता है, HbT बीटा थैलेसीमिया की बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। मैक्सिमम पेशेंट जिनकी डेथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में वो ये वाले, ये सीवियर एनीमिक है, कितना एनीमिया है कि डेथ हो जाएगी, है ना। दिस इज सीवियर एनीमिक, एनीमिया। तो यहाँ पे होमोजाइगस और सॉरी हाँ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का भी फर्क आता है बीटा थैलेसीमिया के लिए। और एक तीसरा होता है डेल्टा थैलेसीमिया। दिस इज कंट्रोल बाय जीन हीमोग्लोबिन डेल्टा, HbD। और ये जीन भी होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ
तो यहाँ पे डिक्रीज्ड डेल्टा ग्लोबिन प्रोडक्शन। कुल मिला के कोई भी ग्लोबिन कम बनेगा, चाहे अल्फा कम बने, बीटा कम बने, डेल्टा कम बने, है ना। और एक पर्सन में दो ही होते हैं, अल्फा या डेल्टा होगा, अल्फा या बीटा होगा, तो दोनों भी कम हो सकते हैं। तो इसीलिए क्वांटिटी के हिसाब से जस्टिफाई किया जाता है। और यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है कि म्यूटेशन जीन में तो होगा, लेकिन जीन में कहाँ होगा वी कांट से। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन एक तो बीटा जीन में होगा, और फिक्स है कि केवल छठे नंबर पे हो। क्लियर? सर ये टी है या डेल्टा? डेल्टा है बेटा, डेल्टा लिखा जाता है। डेल्टा का साइन अपने हिसाब से बना लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। आप लोग तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो। ABCDEFGH की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा पढ़ना शुरू करो। ईटा थीटा नीटा सब बॉस। सर सीवियर अनीमिया में पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं। ओके, सो हो गया तीनों चीजें, अल्फा बीटा डेल्टा। थैलेसीमिया तीन अलग अलग टाइप का होगा। थर्ड डिसऑर्डर पे आते हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव में है। एक्चुअली थर्ड, फोर और फिफ्थ जो भी तीन नाम अभी मैं लिखने वाला हूँ, ये तीनों एक ही मेटाबॉलिज्म पाथवे से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब कि एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो एक ही पाथवे में आती है। उनके तीन अलग अलग एंजाइम है। अगर वो तीन एंजाइम नहीं बने, एंजाइम मतलब प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाने वाला जीन, यानी उन एंजाइम को बनाने वाले अगर जीन म्यूटेट हो गए तो वो तीन एंजाइम नहीं बनेंगे, तो तीन डिसऑर्डर उससे हो जाए। तीनों एक साथ नहीं, एक एक करके अलग अलग, लेकिन तीनों एक ही पास। उन्हीं में से एक आपकी बुक में दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में एल्बिनिज्म, तीसरा ऑप्शंस में मिल जाएगा बिकॉज तीनों एक दूसरे से तीसरे से रिलेटेड है। सो थर्ड नंबर पे आप पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए, एल कैप्टोन्यूरिया। हो सकता है आपने किडनी या यूरिन डिसऑर्डर में इनके नाम पढ़े हो। एल कैप्टोन्यूरिया, इसको आप बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। सर एक बार लास्ट शीट शो कर दो। लास्ट पेज, यस सर। ये था बेटा लास्ट पेज पे। कहाँ से देख? हो गया सर, थैंक यू। सो थर्ड वन इज एल कैप्टोन्यूरिया, पहले नाम लिख लीजिए। फोर्थ वन इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU लिखा जाता है। एंड फिफ्थ वन इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म याद है आपको? स्किन कलर इनहेरिटेंस में पढ़ाया था, एल्बिनो और निग्रोस। तो जो एल्बिनोज होते हैं वो कैसे बनते हैं वो। इन तीनों को हम एक साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में खास बात ये कि ये एक ही मेटाबॉलिक पाथवे से है। ये तीनों ही है। यहाँ लिख देते हैं। सर इन डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या? बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और जहां तक डेथ की बात है वो वेरिएबल है क्या कि साइंस में, एक तो ये कि साइंस ने तरक्की कर ली, तो ICU में लेटे लेटे ही बेड पे आपका जो है वो बस PQRS आता है। जब तक आपकी हार्ट बीट आ रही है तब तक आप जिंदा ही हो उनके हिसाब से। अब आपको लगे कि मैं
दौड़ भाग तो सकता नहीं, ऐसी लाइफ का क्या करना, बट बहुत से लोगों के लिए वही काफी होता है कि पर्सन जिंदा है। तो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट की वजह से आप अपनी लाइफ को बिस्तर पे लेटे लेटे तो प्रोलॉन्ग कर लेते हो, एक तो ये बात हो गई। उसके लिए पैसा भी चाहिए बहुत सारा, तो अगर पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो फिर वो क्या करेगा? उसे तो पता ही नहीं चलता कि ये डिसऑर्डर उसकी बॉडी में है भी, बस डेथ हो जाती है, बॉडी क्रिमिनेट कर दी जाती है, या जैसा भी जिस रिलीजन में होता है। अब्रॉड में क्या होता है, डेथ क्यों हुई है ये भी देखा जाता है ना? हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता ना। मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया का केस है, मैं बहुत सिंपल सा केस बता रहा हूँ जो मैंने विजिट किया और इस तरीके से इमेजिन किया कि एक प्रेग्नेंट लेडी था, उसका फीटस अबॉर्ट कर गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, फीटस अबॉर्ट कर गया। अब अगर फीटस अबॉर्ट कर गया तो लोगों को इस बात से, मतलब उसका जो हस्बैंड है उसे इस बात से चिंता नहीं है कि फीटस अबॉर्ट कर गया क्या है, वो तो आया और डॉक्टर के साथ मारपीट किया और हॉस्पिटल से अपना क्लेम लिया और घर चला गया। उसे इस बात से मतलब ही नहीं है कि उसका बेबी जो होने वाला था वो मर गया है, उसे पता ही नहीं करना कि वो क्यों मरा। उसने तो बस डॉक्टर पे गुस्सा उतारा और पैसे लिए क्लेम किया और अपना चलता बना। इंडिया है, फिर से बेबीज प्लान कर लिए जाएंगे। अब्रॉड में क्या है, पहले कॉज दिया जाएगा कि वो बेबी की डेथ क्यों हुई। अच्छा, इंडिया में अगर किसी को पता करना भी चाहे कि चलो डेथ क्यों हुई, पता चल जाएगा तो छुपा के रखेंगे। अच्छा, इसको तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता चल जाएगा तो बहनों से शादी कौन करेगा, मेरे भाई की शादी किससे होगी, दुनिया भर की चीजें है ना। तो इंडिया में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा बंदा होगा जिसके लिंक्स बहुत है, पैसा बहुत है, वो तो शायद फिर भी कुछ करा ले। बट एज सच अगर ट्रीटमेंट कहा जाए, अब जैसे थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया में पर्सन को ठीक नहीं किया जा सकता, ट्रीटमेंट क्या है, ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, और कुछ नहीं हो सकता, है ना? सिकल सेल एनीमिया है तो क्या होगा भाई, ठीक है सिकल सेल एनीमिया का पर्सन है तो वो तो सर्वाइव कर ही लेगा, वो एनीमिक होगा ना, तो उसे आयरन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, हीमोग्लोबिन के सप्लीमेंट देते रहेंगे और वो अपना काम करता है। तो इस तरीके से लाइफ को कैरी ऑन कर लिया जाता है, बट ऐसा आप जीन को नहीं चेंज कर सकते, है ना? इसमें कोई जीन करेक्शन थेरेपी जैसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली होना और थ्योरेटिकली होना अलग अलग बात। ये तीनों ही जैसे डिसऑर्डर है, जैसे ये तीनों आप पढ़ोगे, ये तीन डिसऑर्डर है, तो ये तीनों क्या है, दे बिलोंग्स टू वन मेटाबॉलिक पाथवे। ये एक ही मेटाबॉलिक पाथवे के तीन डिसऑर्डर, इनको बोलते हैं इन बॉर्न एरर। ये क्वेश्चन नीट का ही है, ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर का मतलब बाय बर्थ हमें मिले हैं, और ये इन्हें मेटाबॉलिक एरर कहा जाता है। जैसे आप जब मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे तो इस चीज को भी समझोगे कि सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपका पेट खराब हो गया तो आप डिजीज नहीं हुई आपको कोई, है ना, इट्स ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, गैस्ट्रिक सिस्टम था, अपसेट हो गया, सप्लीमेंट ले लिया, ठीक हो गया। तो कोई डिजीज थोड़ा है कि उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होकर किसी को डिसेंट्री डायरिया हुआ तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सिम्टम्स हैं कि एनीमिया है। अब एनीमिया में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन कहीं और से लेके अपना काम चला लो, बात खत्म हो गई। ये सेम चीज है यहाँ पे भी, कि ये मेटाबॉलिक ब्लॉक है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके तीन एंजाइम है। अगर तीन एंजाइम के तीनों जीन को म्यूटेट कर दिए जाएंगी तो ये तीनों डिजीज हो जाएंगी, एक साथ नहीं, एक एक करके। और अगर डिजीज ये हो रही है तो ठीक है, फिर उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स होंगे वो देखे। तो ये कहलाती है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए गैरॉड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का है, पुराना है बट आ चुका है। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स। फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स का मतलब है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो।
ये तीनों डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड। ए गरॉड को फादर ऑफ बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक जीन को म्यूटेट करने का मतलब है कि अगर वो जीन कोई एंजाइम बना रही है जो किसी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, तो अगर एक जीन को म्यूटेट कर दिया तो एक मेटाबॉलिज्म ब्लॉक कर जाएगी, मतलब रुक जाएगी। वन जीन वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, इसको क्या बोला जाता है? वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। इधर लिख दिया हो गया। जैसे आपने लिखा था ना कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस जब समझाया था, वन जीन वन एंजाइम, ये क्या है? ये है वन म्यूटेंट जीन, जिसका मतलब है वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। एक जीन को म्यूटेट कर दोगे तो एक मेटाबॉलिज्म ब्लॉक कर सकते। अब इन तीनों में क्या होता है उसको मैं आपको अपने तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। हालांकि आपकी बुक में एग्जैक्टली फिनाइल कीटोन्यूरिया इस जगह पे दिया हुआ है। एल्बिनिज्म के बारे में आप स्किन कलर से रेफरेंस ले सकते हैं, और एल कैप्टोन्यूरिया किसी क्वेश्चन में था तो वो भी आपको पढ़ना है। मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो शायद आपको केवल फिनाइल कीटोन्यूरिया ही मिलेगा इस कैटेगरी से, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। टर्न कर दो शीट। यस सर। देखो अब ये पूरे पेज पे मैं तीनों को एक साथ समझाता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सभी की बॉडी में होते हैं। प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड्स होते ही है, कोई भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन होगी 20 अमाइनो एसिड्स है। क्या केस? केस ये है कि हमारी बॉडी में 2 अमाइनो एसिड है। वन इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन, अदर वन इज टायरोसिन। इन दोनों के नाम तो सुने ही होंगे। आई होप आपको बायोमोलिक्यूल्स में 20 अमाइनो एसिड्स तो समझाए गए होंगे। हिमांशु क्या हुआ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर है सर। निधि ने भी लिखा है सर इन सर डिसऑर्डर नहीं का है। कोई ट्रीटमेंट। ओके, निधि का तो आंसर मैंने दे दिया। अगर ये किसी को है तो उनकी डेथ कंफर्म है क्या? डेथ नहीं कह सकते, बिकॉज ह्यूमन ने डेथ का तो मीनिंग ही बदल दिया। किस किस को वीडियो क्लियर आ रहा है? वो मुझे लगता है सबको ही आ रहा होगा। हमें तो नहीं आ रहा। नो सर सही है। सर नहीं है। अच्छा एक चीज और भी है ना निधि, आपने भी डेथ वाली बात की ना, तो मैंने सिकल सेल एनीमिया में रिसेसिव लीथैलिटी लिखा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया में डेथ तो बाई बर्थ होगी, आप थैलेसीमिया में मत अप्लाई कर दीजिएगा या बाकी सब में मत अप्लाई कर दीजिएगा, है ना। अब आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन में मत गलत कर दिया कि लीथल जील का एग्जाम्पल क्या है, पता चला रिसेसिव लीथल के एग्जाम्पल में आपने सब टिक कर दिए जितने भी आप इस कैटेगरी में पढ़ रहे हो। ऑटोसोमल रिसेसिव वाले लीथल नहीं होते, इनमें सिकल सेल एनीमिया लीथल है, या जिसके आगे मैं लिखूंगा कि वो लीथल है वो लीथल आएगा। सिकल सेल एनीमिया में जैसे आपने कहा, अभी मैंने क्वेश्चन लिख के दिया था कि 2 क्रॉस करते हैं कैरियर के बीच में, तो बेबी के सिकल सेल एनीमिक होने के चांसेस 25% है। तो इसका मतलब है कि उस कपल में क्या होगा कि 25% तो केसेस ये होंगे कि एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाएगा, जाइगोट बनेगा, बट जाइगोट बनने के बाद शुरू के 3 महीने में ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रुक जाता है, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है। 25% चांस है कि बेबी नॉर्मल पैदा हो, और 50% चांस ये है कि बेबी सिकल सेल एनीमिया का कैरियर हो। हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये नहीं देखते कि वो कितने साल जिंदा रहेगा, हमारा काम होता है जाइगोट तक जाना। तो सिकल सेल एनीमिया का पर्सन बाय बर्थ जाइगोट बना देगा, 3 महीने का लाइफ स्पैन मदर के अंदर है उसका अप्रोक्सीमेटली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन थैलेसीमिया में डेथ नहीं होती, थैलेसीमिया में डेथ होगी कि ब्लड नहीं मिल पाएगा। बाई बर्थ वो आएगा, बर्थ आने के बाद वो जिंदा रहेगा, जब तक उसको ब्लड मिलता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा, नॉर्मल स्पैन पूरा करेगा।
अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया जाएगा तो उसकी डेथ होगी, और उसमें भी फिर किसके साथ कितना टाइम लगेगा डेथ होने में वो अलग अलग। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव लीथैलिटी का एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया रिसेसिव लीथैलिटी का एग्जाम्पल नहीं है। इवन जो ये तीन पढ़ रहे हो, फिनाइल एलेनीन, सॉरी फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, इनमें भी रिसेसिव लीथैलिटी किसी में नहीं है। लीथैलिटी के लिए जो लिखा जाएगा वो लीथल होगा। सो इनकी बात करते हैं। हमारी बॉडी में दो अमाइनो एसिड हैं, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। अब ये दोनों अमाइनो एसिड्स बॉडी में हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हम प्रोटीन की डाइट ले रहे हैं तो हमने प्लांट प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल गए। अमाइनो एसिड की जो जरूरत थी वो हमने यूज कर लिया। बाकी बचे हुए फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का क्या होगा? इसका एक मेटाबॉलिक पाथवे है, डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं यहाँ। इसका एक मेटाबॉलिक पाथवे है, और इस मेटाबॉलिक पाथवे का फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? दैट इज होमोजेनिस्टिक एसिड। इसको बोलते हैं एल कैप्टॉन। हमने शुरुआत कहां से की? शुरुआत हमने यहां से की थी कि हमारी बॉडी में दो अमाइनो एसिड हैं, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी में कहां तक ले जाया जाता है? एक पाथवे से होते हुए हम फाइनली कहां तक ले जाते हैं? होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन तक ले जाते हैं। ये कंपाउंड बनने के बाद हमारे लिवर में जाता है, और लिवर में डिग्रेड हो जाता है। लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये डिग्रेडेशन बाय लिवर जो है वो इस कंपाउंड को तोड़ देगा और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जो भी बॉडी के बाहर जाना होगा वो चला। लिवर इस कंपाउंड को कैसे तोड़ता है? लिवर में एक एंजाइम बनेगा जो इस होमोजेनिस्टिक एसिड को तोड़ेगा। तो एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे एक एंजाइम है होमोजेनिस्टिक एसिड और एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज। इट्स एन लिवर एंजाइम। है ना? फॉर एग्जाम्पल ये E1 है, एंजाइम 1 है। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में इस होमोजेनिस्टिक एसिड को लिवर क्या करता है? डिग्रेड कर देता है और खत्म हो जाता है। ऐसे समझो कि फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन है, फिनाइल एल्यूमिनियम एंड टायरोसिन हमारी बॉडी में है। इनसे हम एक मेटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू कहां पहुंचेंगे? बहुत सारी रिएक्शन है, हम पहुंच गए एल कैप्टॉन एसिड, सॉरी होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन। अब ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड हमारे लिवर में जाएगा, और लिवर में एक एंजाइम होता है होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज, और उस एंजाइम की प्रेजेंस में लिवर इस कंपाउंड को डिग्रेड कर देगा और फिर ये जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बॉडी के बाहर। क्लियर? ये बात हो गई। अब ये एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो इस एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन भी होगा। अगर मान लीजिए E1 एंजाइम, यानी ये जो पूरा लिखा हुआ है, इस एंजाइम को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो जाए तो फिर इस कंपाउंड का डिग्रेडेशन लिवर नहीं कर पाएगा। लिवर तो डिग्रेड एंजाइम की प्रेजेंस में कर रहा है। अगर ये एंजाइम नहीं बना तो ये क्या होगा? ये कंपाउंड डिग्रेड नहीं होगा। तो अब क्या हम पढ़ने वाले हैं? यहां से नीचे आते हैं। इफ gene for enzyme E1 जो ऊपर आपने लिखा है इज म्यूटेटेड, अगर हम इस जीन को म्यूटेट कर दें, अगर ये जीन म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो
होमोजेनिस्टिक एसिड या जो एल कैप्टॉन है ये डायरेक्टली यूरिन के साथ पास हो जाए, दिस passes with यूरिन। भाई हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो अल्टीमेटली यूरिन में ही जाना है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिवर में डिग्रेड हो जाती हैं, उसके बाद वो यूरिन में जाती है, उसके बाद वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी के बाहर आती है। अब होमोजेनिस्टिक एसिड का भी यही फेट था, एल कैप्टॉन का भी यही था कि उसे एक लिवर का एंजाइम है एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज जो डिग्रेड कर देगा, देन यूरिन से बॉडी के बाहर जाएगा। लेकिन हुआ ये कि एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज को बनाने वाला जो जीन है वो हो गया म्यूटेट। अगर वो जीन म्यूटेट हो गया तो इसका मतलब है कि एल कैप्टॉन जो है वो सीधे सीधे यूरिन में चला जाएगा। जब वो सीधे सीधे यूरिन में जाएगा तो जैसे ही ये यूरिन बॉडी के बाहर आती है ना, ये ब्लैक कलर की हो जाती है ना, व्हेन एक्सपोज टू लाइट इट टर्न्स ब्लैक। बस इसी को नाम दे दिया गया एल कैप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिजीज। दिस वन योर फर्स्ट। एल कैप्टोन्यूरिया कैसे होती है? ये होती है एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज को बनाने वाला जो जीन है अगर वो म्यूटेट हो जाए तो एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा, एंड ड्यू टू दैट जो होमोजेनिस्टिक एसिड या जो एल कैप्टॉन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूरिन में डायरेक्टली जाएंगे। जैसे ही ये मॉलिक्यूल लाइट से एक्सपोज होते हैं, इनमें लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस होती है, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लैक एंड द डिजीज इज कॉल्ड, द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एल कैप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिजीज। मेरे पार्ट पे हो गया, आप बताओ किसी को कुछ इसमें ना समझ में आया हो? इसीलिए मैंने सेंटेंस की जगह आपको एक चार्ट बना के देने की कोशिश की ताकि आप ऐसे ज्यादा अच्छे से याद कर पाए या समझ पाए कि ये क्यों होती है। जीन म्यूटेट हो गया तो फिर वो डिग्रेड नहीं कर पाएगा। जीन म्यूटेट हो गया तो एंजाइम ही नहीं बनेगा ना। आपने जब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था तो यही तो कहा था कि अगर जीन म्यूटेट हो गया तो तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि म्यूटेट के बाद भी एंजाइम वही बने जो लेस एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि कोई डिफरेंट एंजाइम बन जाए, और तीसरी क्या थी कि कोई एंजाइम ना बने। यस तो सर। हमने यहाँ पे कंडीशन ली है कि इफ, है ना, बिकॉज म्यूटेशन में क्या होगा और कैसे होगा वी कांट से, बस हमें पता है कि अगर म्यूटेशन हो जाए और वो एंजाइम ना बने, है ना, अगर इफ जीन इज म्यूटेटेड तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नो एंजाइम। हम यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे हैं? नो E1, एंजाइम E1 नहीं बनेगा। E1 को बनाने वाला जीन अगर म्यूटेट हो गया और E1 नहीं बना तो एल कैप्टॉन यूरिन में डायरेक्टली पास होगा। जैसे ही लाइट्स के एक्सपोज में आएगा वैसे ही वो ब्लैक हो जाएगी यूरिन। डिजीज को नाम दे दिया गया एल कैप्टोन्यूरिया। ओके सर। ओके, ये एंजाइम जो है वो एल कैप्टो ये सॉरी होमोजेनिस्टिक एसिड या एल कैप्टॉन ऑक्सीडेज, ये पूछा गया है, ये याद रखिए। और एल इनमें सबसे इजी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है, इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या उल्टा कि फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द एग्जांपल ऑफ, और ऑप्शन वही चार हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, एक्स डोमिनेंट। ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी। फिर इसके बाद आते हैं उनकी डिटेल वाले क्वेश्चन कि ये डिसऑर्डर क्यों और कैसे होते हैं, तो बस आपको वो पढ़ना। और तीसरे क्वेश्चन क्रॉस के जैसे कि अगर दो पर्सन सिकल सेल एनीमिक या थैलेसीमिक हैं तो उनके आने वाली जनरेशन में किस बात के चांसेस कितने होंगे, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा? फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, PKU। अब उसमें क्या होगा उसमें देखने की कोशिश करो।
इसको लेफ्ट में लिखूं। ये 2 अमाइनो एसिड थे जहां से हमने ये सारा कुछ शुरू किया। फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन ये दोनों एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, होमोजेनिस्टिक एसिड, और उसके रिगार्डिंग एक डिसऑर्डर हमने पढ़ा। दूसरा क्या है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में डायरेक्टली भी चेंज हो सकता है, रादर देन ये यहां से यहां जाए। फिनाइल एलेनिन किस में चेंज हो सकता है? टायरोसिन में। टायरोसिन में क्यों चेंज होगा वो भी हम पढ़ेंगे, बट फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज हो सकता है। इसके होने में फिर हमें क्या चाहिए? फिर एक एंजाइम चाहिए, अनदर सेकंड एंजाइम चाहिए। तो फिनाइल एलेनिन किस में चेंज हो रहा है? टायरोसिन में। अगर मान लीजिए फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज हो रहा है तो क्या चाहिए? इसके लिए हमें E2 चाहिए, एंजाइम सेकंड, और ये भी लिवर का एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है? ये है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये भी एक लिवर एंजाइम है, इसको आप E2 मान लीजिए। एक लिवर का एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसकी प्रेजेंस में फिनाइल एलेनिन किस में चेंज होगा? टायरोसिन में चेंज होगा। तो फिनाइल एलेनिन के मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल है, तो ये 20 मॉलिक्यूल इसमें जाएंगे। टायरोसिन के 20 मॉलिक्यूल होते, ये भी यहाँ जाएंगे, तो यहाँ 40 बन जाते। उसको 40 लिवर हैंडल कर लेता, जैसे भी करना था करता। ये भी हो सकता था कि फिनाइल एलेनिन के 20 मॉलिक्यूल को फिनाइल टायरोसिन के 20 में चेंज कर दिया जाए, तो ये तो 0 हो गया, इसके 40 हो जाएंगे, और इसको भी यहीं से हैंडल किया जाएगा। लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम चाहिए, दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। वो भी एक लिवर का एंजाइम है, उसको मैंने E2 लिख दी। अब मान लीजिए हम टायरोसिन इतना क्यों बना रहे हैं? टायरोसिन कहीं और से भी बन रहा था, यहाँ से भी बन रहा है, और यहाँ डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसका कुछ और भी यूज होता है। खैर, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में अगर चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एंजाइम, अब एंजाइम है तो इसका जीन भी होगा, अगर जीन है तो म्यूटेशन भी हो सकता है। अगर इस एंजाइम को बनाने वाला जीन मैं म्यूटेट कर दूं तो क्या होगा? तो फिर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा और ये एक्सेस में हो गया, मतलब कुछ तो यहाँ जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो फिर ये कुछ और काम करना शुरू कर देगा। वो काम क्या होगा उस पे आते हैं। इन एब्सेंस ऑफ E2, है ना, ये E2 एंजाइम है, आपने भी लिखा, यहाँ लिखने वाला हूँ। इन एब्सेंस ऑफ E2, अगर E2 एंजाइम नहीं है, यहाँ पे अगर E2 एंजाइम नहीं है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि फिनाइल एलेनिन चेंज होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें चेंज होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में, और उसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं वो बन जाएंगे। सो दिस विल चेंज इनटू फिनाइल PHENYL, फिनाइल पायरुवेट एंड इट्स डेरिवेटिव। एक्सेस में था तो E2 एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ? फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में चेंज। ठीक, जब फिनाइल पायरुविक एसिड बना तो ये क्या करता है? ये चला जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में जाके इकट्ठा हो जाता है ना। दिस accumulates in brain, और फिर यहां से जो डिजीज होगी उसको आप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। जगह नहीं है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, PKU आपने पीछे लिखा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। ये जो यहाँ पे ऊपर अपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो सारा PKU का केस। सर, हाँ बेटा, फिनाइल एलेनिन को फिनाइल पायरुवेट में कौन चेंज करेगा? यही तो एंजाइम करेगा, ये इसमें होगा,
अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये भी एक अलग मेटाबॉलिक पाथवे है, फिर इसके अलग एंजाइम्स हैं। बट ये अगर नहीं बना तो फिर ये इसमें चेंज होगा और फिर यहाँ से ये ब्रेन में चला जाएगा। फिर तो पूरा रिएक्शन है ना। मैं आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ा सकता हूँ, वो तो आप मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे। जब तक कि आप ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पे पीजी नहीं करोगे तब तक आपको पूरा पाथवे नहीं पढ़ाया जाएगा कहीं। ओके। बट फिनाइल एल्नीन को फिनाइल पायरुवेट में चेंज करना है, फिर उसके डेरिवेटिव्स का मतलब एसिड है तो फिनाइल पायरुविक एसिड है, तो एसिड के फिर और भी डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, वो जब सब जाके ब्रेन में एक्युमुलेट हो जाते हैं। फिर ब्रेन में जब पहुंच जाएंगे तो फिर उस डिजीज को बोला जाता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। जैसे एल कैप्टोन्यूरिया था वैसे ये फिनाइल कीटोन्यूरिया। सेकंड डिसऑर्डर मतलब फोर्थ नंबर पे जो आपने लिखा था वो PKU। PKU आपकी बुक में दिया हुआ है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज कर। सर हाँ, E2 ने ही म्यूटेट होकर फिनाइल पायरुविक एसिड बनाया है। हाँ, E2 अगर म्यूटेट हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ E2 का मतलब है जीन फॉर दिस म्यूटेटेड। इफ जीन फॉर E2 इज म्यूटेटेड, ना बनने का एक ही रीजन है कि उसको बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया। तो E2 नहीं बना, E2 नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन किस में चेंज हुआ? फिनाइल पायरुवेट में और उसके डेरिवेटिव में। यहाँ से फिर ये ब्रेन में चले जाए, वहां जाके जो डिजीज हुई वो फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU है। हो गया बच्चों? यस सर। डन। यस सर। यस सर। एक मिनट नाउ थर्ड। अब थर्ड पे चलते हैं, ये जगह बची है इसे भी फिल करते हैं। थर्ड में क्या करना है? हमारी बॉडी में टायरोसिन का क्या होता है? टायरोसिन एक पूरे पाथवे से गुजर के हमारी हमारी बॉडी में जो मेलानिन बनता है ना, जो स्किन कलर के लिए आपने पिगमेंटेशन पढ़ा कि मेलानिन की वजह से ब्लैक कलर है, उसकी वजह से स्किन में कलर आए। तो मेलानिन की जो सिंथेसिस है ना वो टायरोसिन से शुरू होती है, इसीलिए हमें टायरोसिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब टायरोसिन से जब मेलानिन बनेगा तो उसमें एक एंजाइम जो की एंजाइम है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो है टायरोसिनेज, जो टायरोसिन को मेलानिन में कन्वर्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कई सारे हैं बट इसमें एंजाइम टायरोसिनेज इंपॉर्टेंट। मेलानिन बनेगा तो स्किन और हेयर, बालों में और स्किन में आपके कलर ब्लैक आएगा। अब मान लीजिए टायरोसिनेज एंजाइम है तो इसका भी कोई जीन ही रहा होगा। अगर मैं उस जीन को म्यूटेट कर दूं और टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट ना हो पाए तो मेलानिन बनेगा ही नहीं। मेलानिन बनेगा नहीं तो स्किन और हेयर कलरलेस हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, उसको एल्बिनिज्म बोला जाता है। यहाँ देखिए टायरोसिन क्या करता है। टायरोसिन ये करेगा कि ये चेंज होगा, यहाँ ले आते हैं इसको नीचे। टायरोसिन चेंज होता है मेलानिन में, और मेलानिन की वजह से बॉडी में क्या है, स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन, कलर आता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन। ऐसा करने के लिए इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए एंजाइम, और ये लिवर का एंजाइम नहीं है, यहां मत लिख दीजिएगा लिवर एंजाइम। ये एंजाइम क्या है? टायरोसिनेज। मेलानिन कहाँ बनेगा? मैंने पहले भी क्वेश्चन मेलानोसाइट्स। पूछा था, मेलानिन कहाँ? मेलानोसाइट्स में। तो टायरोसिनेज एंजाइम भी कहाँ होगा? मेलानोसाइट्स में, है ना। लिवर में तो नहीं ही होगा ना, क्योंकि लिवर में मेलानिन का कोई काम नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ लिवर एंजाइम मत कर यस सर। दीजिएगा, है ना। दो लिवर के एंजाइम है, ये लिवर का एंजाइम नहीं। तो टायरोसिनेज, NASE, टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये E3 है। टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन किस में चेंज होता है? मेलानिन में, और उसकी वजह से स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन होता है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? सेम। अगर ये E3 को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो जाए, है ना,
if gene for E3 is mutated, अगर जीन म्यूटेट हो जाएगा तो नो एंजाइम, नो टायरोसिनेज, टायरोसिनेज बनेगा ही नहीं। और अगर टायरोसिनेज नहीं बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन नो मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन ही नहीं बनेगा। और अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? डिजीज इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। बॉडी में स्किन और हेयर कैसा हो जाएगा? वाइट। सो दिस इज कॉल्ड एल्बिनिज्म। हेयर के वाइट होने के लिए एक रीजन ये है, ऐसे मत समझिएगा कि मेरे बाल सफेद हो गए तो एंजाइम ये हो गया या मुझ में म्यूटेशन हो गया। बाल सफेद होने में बहुत सारे रीजन है, एक रीजन जो है वो ये जेनेटिकली किसी को अगर है तो ये रीजन। कुछ ऐसे होते हैं ना जो बाय बर्थ एल्वेनिक होते हैं, तो एल्वेनिक बाय बर्थ होंगे तो दिस विल बी द रीजन। क्लियर? तो मैंने इसी पेज पे आपको तीनों समझाए, E1, E2, E3, उनसे होने वाले जो डिसऑर्डर थे जिन्हें आपने कलेक्टिवली इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बोला था। एंड दोज थ्री आर एल्कैप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म। डन? अभिषेक हो गया, दीपांशु हो गया। ठीक है, एक और पढ़ते हैं 6 नंबर पे, कौन सा है? रिसेसिव लीथल में। एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के क्वेश्चन में एज एन ऑप्शन आपको ये मिलेगा। सो यू हैव टू नो कि वो क्या होता है। 6 नंबर पे आते हैं। हमने 5 रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में 5 एग्जाम्पल पढ़ लिए। 6th इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सुना है नाम कभी? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में है टोबैकोस। फाइब्रोसिस। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव और ये लीथल है, लाइक सिकल सेल एनीमिया। सो दिस इज ए लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर। सिस्टिक फाइब्रोसिस प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी जीन एक होगा, उसके इफेक्ट मल्टीपल होगा। ऑल्सो द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी में सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है। प्लियोट्रॉपी में आपने और लीथल जीन्स में भी आप सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया को रख सकते हो। दोनों ही एक ही कैटेगरी के हैं, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब यहाँ पे होता क्या है, डिटेल नहीं पढ़ रहे क्योंकि जिनकी डिटेल जरूरत थी मैंने आपको पढ़ाई है ना, इसकी जरूरत नहीं है, कभी दूर दूर तक ना पूछी गई ना आएगी। आप जो बातें लिखी हुई हैं वो याद कर लीजिए। बस सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है वो बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह म्यूकस बनता है। जूलॉजी आप ऑलरेडी पूरी पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आपने पढ़ा होगा कि ऑलमोस्ट हर एक बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सब में म्यूकस है ना। म्यूकस हमारी बॉडी का एक तरीके का इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आपने वो भी पढ़ा होगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में भी म्यूकस के बारे में पढ़ा होगा। तो म्यूकस हमारे लंग्स में भी होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी होता है, हिपैटिक लिवर की जो डक्ट्स हैं उनमें भी होगा, लंग्स में जो है वो पल्मोनरी डक्ट है उनमें भी होगा। म्यूकस का काम क्या होता है? एक तो ये कि बैक्टीरिया या जो माइक्रोब है, जो एंटीजन है, उनको वो ट्रैप कर लेता है, तो वो एक डिफेंस का काम हो जाता है। या कई सारी जगह आपने जैसे स्टमक में पढ़ा होगा कि एसिड होता है, तो म्यूकस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, बॉडी टिश्यू को एसिड से डैमेज होने से बचाता है। ऐसे पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर भी काम यही है कि पैनक्रियाटिक जूस के हार्मफुल इफेक्ट से पैनक्रियाटिक डक्ट्स की सेल्स बची रह जाए, इसके लिए बीच में म्यूकस होता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि ये जो म्यूकस है
ये एबनॉर्मली विसिड हो जाता है। विसिड का मतलब बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। म्यूकस तो जेली लाइक चिपचिपा होता है। जैसे अगर कहा जाए कि स्पिटिंग, मतलब जब हम थूकते हैं तो जो हमारी बॉडी में बन रहा है माउथ में सलाइवा के कॉम्बिनेशन से, वो बहुत नॉर्मल है, थिन है। बट जब कफ होता है बहुत ज्यादा तो आप देखते ही हो कि यहाँ पे डार्क येलो कलर का थिक क्लॉट बन जाता है। म्यूकस वो भी है, बट वो अब नॉर्मली विसिड हो गया। जब वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, जब वो बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, तो इन डक्ट्स को वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अब अगर मान लीजिए लंग्स की डक्ट ब्लॉक कर गई, लिवर की डक्ट ब्लॉक कर गई, पैनक्रियास की डक्ट ब्लॉक कर गई, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म तो रुकी जाएगी। इनकी मेटाबॉलिज्म रुकने का मतलब है लीडिंग टू डेथ। कब होगी वो बात की बात है, बट डेथ की तरफ हम जा सकते। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है कि जो म्यूकस है, म्यूकस बिकम्स abnormally viscid so that it blocks the passage of pancreatic, hepatic and pulmonary lungs ducts। इसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब आप ये मान लीजिए कि इस केस में जो म्यूकस बनाने वाला कोई जीन होगा उसको म्यूटेट करके किया गया होगा, बस क्योंकि सब जगह के अलग अलग सेल्स से अलग अलग बन रहा है म्यूकस, तो बहुत कुछ है। इसलिए यहाँ ये नहीं दिया गया कि कौन सा जीन कौन सा क्रोमोसोम, सिर्फ आपको सिम्टम्स याद रखने। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल इसीलिए हुआ क्योंकि जीन एक है, लेकिन पैनक्रियास, लिवर, लंग्स सब सफर कर रहे हैं। तो जीन एक है लेकिन उसके फिनोटिपिक इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, सो दैट्स व्हाई ये प्लियोट्रॉपिक है। अगर ये सारी डक्स ब्लॉक हो जाएंगी तो मरना तय है, लीथल का एग्जाम्पल भी है। और ऑटोसोमल रिसेसिव है तो यानी कि मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, और F1 जनरेशन में स्किप भी कर सकता है, F2 में आएगा तो 25% केसेस के साथ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हमने 6 डिसऑर्डर पढ़े हैं। सबके क्वेश्चंस एक जैसे होंगे जो सॉल्व करने वाले, आने वाली जनरेशन में कितनी प्रोबेबिलिटी किस बात की, ऐसे सारे क्वेश्चंस एक जैसे, बस क्यों होते हैं वो सब आपको अलग अलग याद। ब्रेक के बाद एक कप चाय पियो और उसके बाद फिर से मिलो। सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार एल्बिनिज्म बता दीजिए। एल्बिनिज्म में हमें मेलानिन चाहिए जो हमारी स्किन और हेयर में कलर देता है, और मेलानिन बनता है हमारी बॉडी में टायरोसिन अमाइनो एसिड से, बाय द एंजाइम टायरोसिनेज। तो सिंपल है कि एल्बिनिज्म, अभी डिजीज को छोड़ दो, मेलानिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टायरोसिन अमाइनो एसिड चाहिए, जो टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मेलानिन बॉडी के अंदर बनाए, उसी से स्किन और हेयर में कलर आता है। अब अगर टायरोसिनेज एंजाइम को बनाने वाला जीन म्यूटेट हो जाए तो फिर टायरोसिन मेलानिन नहीं बना पाएगा। जब तक एंजाइम नहीं होगा तो आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एंजाइम भी तो चाहिए। तो अगर टायरोसिनेज एंजाइम नहीं है तो टायरोसिन क्या होगा, मेलानिन नहीं बना पाएगा। मेलानिन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, स्किन या हेयर में कलर नहीं आएगा, उसी को एल्बिनिज्म का नाम दे दिया। हो गया? यस सर। नेक्स्ट ब्रेक के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम डिस्कस करते हैं ऑटोसोमल में डोमिनेंट डिसऑर्डर।